की भाषा है। ये लिखा हुआ है उनकी इंग्लिश भाषा में, यहाँ जो बोला जा रहा है उसे यहाँ पढ़ा जा सकता है। ये रोमन में नीचे लिखा हुआ है। होली हो, दीपावली हो, रेलवे से ट्रैवल करना हो, हवाई जहाज से ट्रैवल करना हो, अस्पताल में जाके किसी को दिखाना हो, ये सारी चीज़ें, वो सारी बेसिक इश्यूज, बाजार में जाके कुछ खरीदना हो, बारिश के बारे में बात करनी हो, गर्मी कितनी पड़ रही हो, इस तरीके से ये 24 चैप्टर है। फैमिली के बारे में, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अंकल एक ही चीज़ होती है, लेकिन हिंदी में अंकल बहुत सारे होते हैं। इसके अंत में, हर चैप्टर के अंत में 20 क्वेश्चन हैं। वो 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे अगर कैंडिडेट सक्सेसफुल रहता है तो वो अगले चैप्टर में जा सकता है, अदरवाइज वो नहीं जा सकता। इसी तरीके से 24 चैप्टर्स अगर कंप्लीट कर देगा तो वो फाइनल एग्जाम दे सकता है। फाइनल एग्जाम में उसको 2 घंटे का समय मिलता है, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और अगर उसको 50% स्कोर करता है तो वो उसका सर्टिफिकेशन उसको मिलेगा। इसका लक्ष्य ये है कि भारत के बाहर अभी वर्तमान में जो इंग्लिश बोलने वाले राज्य हैं उसको ये हम लोग प्रमोट करते हैं। देखिए, हिंदी में मैं बहुत समय से, मैं कंप्यूटर साइंस में डॉक्टरेट हूँ, लेकिन मैं हिंदी के विषय में बहुत समय से काम कर रहा हूँ। हिंदी भाषा नहीं, हिंदी संस्कृति है। और हिंदी संस्कृति नहीं, अगर संस्कृति तब बचेगी जब आप अपने आप को भाषा में रखेंगे। संस्कृति बचेगी तो संस्कार बचेंगे, और अगर संस्कार बचेंगे तो धरती बचेगी, समाज बचेगा। अगर संस्कार नहीं बचे, समाज नहीं बचेगा, धरती भी नहीं बचेगी, जो हम कई देशों में देख रहे हैं। दीदी धन्यवाद। मैं सबसे पहले सर से रिक्वेस्ट करूंगा, मल्होत्रा जी हमारे बीच में है, मैं सबसे आखिरी में औपचारिक रूप से लेता हूँ, प्लीज। धन्यवाद। मैं अपनी बात शुरू से शुरू कर दूँ। विषय बहुत स्पष्ट है। समय ये सबको 5 मिनट मैडम ने अलॉट किया, मैं समझ से 4 मिनट में खत्म कर देंगे, तो सबको थोड़ा सा 1 मिनट प्लीज। पहली बात, 12 खड़ी जो परंपरागत रूप में हम सब भारतीय भाषाओं के लोग सीखते हैं, और दुखद पक्ष ये कि आज मैं विदेश में कहीं भी जाऊँ पता ही नहीं पड़ता इसका क्या महत्व, क्या थोड़ा सा 12 खड़ी का महत्व थोड़ा 2 मिनट में समझाना चाहूँगा। यही कारण है कि हिंदी को, देवनागरी लिपि को सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि क्यों माना जाता है। सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके अंदर युग्म की परिकल्पना है। ये क्या है? रस्वदी। ये इस युग्म को आप ध्यान रखिए, उसके बाद मैं इसको चर्चा करूँगा। इसके और आगे आप व्यंजनों में चले जाइए। अल्प्राण, ग, अल्प्राण, महाप्राण, च, प, ट। ये क्रम दुनिया की किसी भाषा में लिपि में आपको नहीं मिलेगा। इंग्लिश में ए का बी से कोई संबंध नहीं है, फिर भी बने। और थोड़ा सा आगे चलिए, त, थ, द, सब इसलिए। अब 12 खड़ी है क्या? 12 खड़ी, अब तो थोड़ा उसमें एक खड़ी और जुड़ गई है, लेकिन बोलते हैं 12 खड़ी है। इसके कक्का, बचपन से हमने सीख कक्का, को कंका, ये चीज रटते रटते ही हम मात्राओं को सीखते हैं। इसका आधार मुख्य रूप से क्या है कि ये देखिए, थोड़ा सा एक चित्र आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने वैसे अपने रेफरेंस के लिए रखा है। ब्राह्मी लिपि जो अशोक के समय में उन्होंने 300 शताब्दी ईस्वी पूर्व में सारे देश में अपने जो शिलालेख लगवाए थे, ज्यादातर 95% बल्कि 99% ब्राह्मी लिपि में थे, 1-2% खरोष्ठी में थे। उस लिपि से ही मैंने क्रम दिखाया है, कैसे हर अक्षर कैसे ब्राह्मी लिपि से, एक तो नंदी नागरी है और एक देवनागरी है, कैसे उसमें गया, और दक्षिण की कैसी भाषाएं बनी, हिंदी हमारी अपनी कैसे बनी, इसको इंडिक स्क्रिप्ट कहते हैं, उर्दू छोड़कर बाकी सब नहीं। तो एक तो ये क्रम इसका है। अब इसकी विशेषता क्या है? इसके अंदर कुछ अंतर नहीं, ऐसी विशेषताएं हैं जो सभी भारतीय भाषाओं में। अब उदाहरण के लिए, पहले जैसे मैं पहले ही आपको बताया कि हर व्यंजन, एक और बात, हर व्यंजन में स्वर नहीं था। आपने का कहा तो क प्लस आ है, यह बात कहीं आपको दुनिया में मिलेगी, और सभी भारतीय भाषाओं में। बस स्पष्ट बताओ, थोड़ा तमिल क्योंकि फोनेमिक है, थोड़ा उसके उदाहरण नहीं भी दे सकते, वरना सभी जगह आपको यही स्थिति मिलेगी। और थोड़ा सा आगे चलिए, अल्फाबेटिक ऑर्डर सबका एक है, सबका एक है। आप ध्यान से देखें, और यही चीज है, उसके क्या लाभ है आपको बाद में बताऊंगा। इसी तरह ये स्थिति सिर्फ भारत में नहीं, दक्षिण पूर्व एशिया की सभी भाषाओं में। इसीलिए एक भाषा वैज्ञानिक इसको कहते हैं लिंग्विस्टिक जोन है हमारा। ये बात बहुत ध्यान रखने की बात है। आगे चले तो इसके आधार पर IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने इसके नाम से कीबोर्ड बनाया। इसी का मतलब क्या? इंडियन स्क्रिप्ट। क्योंकि सब ऊपर से दिख रही है अलग, अंदर एक ही है।
तो ऐसा कीबोर्ड है उससे आप तमिल में भी टाइप करेंगे, तमिल की चर्चा वैसे अलग से कर लेंगे, तो इसके अंदर आसानी से जिस भाषा में भी टाइप कर सकते हैं। अब इसकी आवश्यकता क्यों है? ये मैंने पूरा कीबोर्ड रखा है, आप देखिए ये अर्थभेदक है। पहला शब्द अपने दिमाग में लोग अंकित कर लें। युग का मतलब है कि अर्थभेद। का बड़ा अच्छा शब्द है कला, कल, काला। आप ध्यान से सोचिए, बहुत अंतर, अगर मात्राएं नहीं सीखी तो किस तरह से करें। ए आई, मेला मैला, ओ औ, हर शब्द और। बहुत सारे लोग अभी और बोलते हैं और, तो ये शोर शौक, शोक शौक, तो ये सारे शब्दों को बहुत याद रखना और 12 कड़ी के माध्यम से ये संभव है। और थोड़ा आगे चलें, एक तो और अक्षर है ज, आगत ध्वनियों को भी इसमें समाहित कर लिया गया है। ज, राज, और बड़े राज की बात है, फन और फन, सांप का फन है, कुलकर्णी जी आ जाइए, फन है, अब हर फन में उस्ताद है। हम नुक्ता के बिना अर्थभेदक नहीं हो सकता। इसी तरह अनुनासिक अनुस्वार में भी अर्थभेदक है। हंस और हंस, अगर आपने नहीं लगाया तो हंस, अभी पंजाबी में कहते हैं हंसते क्यों, पता ही नहीं अंतर क्या है दोनों चीजों का। तो इसलिए सारी ये चीजें, एक सबसे बड़ी बात इसके अंदर विविधता है। ये मूल मंत्र जो हमारी संस्कृति का है वो इसी के हमारे कीबोर्ड के माध्यम से भी है। इसलिए और थोड़ा आगे चले तो कीबोर्ड में ये सब चीजें होगी, इसमें विस्तार में मैंने बताया दिया। अच्छा, अब देखिए जो सबसे बड़ी चीज जिसकी परिणति किस रूप में हुई है, जो हमारे कीबोर्ड में खास तौर पे दो चीजें, यूनिकोड और नॉन यूनिकोड। 91 में यूनिकोड कंसोर्शियम बना कैलिफोर्निया के अमेरिका में, और सारी विश्व की भाषाएं उसमें समाहित हैं। और उसके अंतर क्या है, अगर आपने यूनिकोड नहीं अपनाया तो क्या नुकसान होगा, बस दो चार वो चीज समझा दूंगा मैं। कोई दुनिया का प्लेटफॉर्म हो कंप्यूटर का, कोई प्रोग्राम हो, कोई दुनिया की भाषा, सब समाहित है यूनिकोड में। इसको समझना, अभी तो लोग काम भी करते हैं यूनिकोड को पता ही नहीं। और उसके अंतर क्या आएगा, 5 चीजें। एक, सर्चिंग। आप सर्चिंग हिंदी में हो ही नहीं सकती अगर आपको यूनिकोड नहीं, ध्यान रखिए इस बात को। नॉन यूनिकोड कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। सबसे बड़ी विडंबना क्या है, पब्लिशिंग वर्ल्ड में यूनिकोड सॉफ्टवेयर ही नहीं जो चलते हैं, वो भी नाम मात्र के, कोई इस्तेमाल नहीं करता। यही कारण है कि हमारी जो पुस्तकें उसमें इतनी गलतियां रहती, एक ही पृष्ठ पे आप हर तरह एक नुक्ता का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं वहां। तो दूसरी बात इसमें कि सर्चिंग, दूसरा स्पेल चेकर। अंग्रेजी में कितना हम इस्तेमाल करते हैं स्पेल चेकर, हिंदी में पता ही नहीं कि स्पेल चेकर भी होता है, जबकि है माइक्रोसॉफ्ट में। माइक्रोसॉफ्ट को इसलिए जरूर मैं स्वयं 7 साल रहा माइक्रोसॉफ्ट के साथ, तो हमारे विशेषज्ञ बैठे अपन समय पे आते हैं। प्लीज ऑटो करेक्ट देखिए, ऑटो करेक्ट इंस्टेंटली अपने आप ही ठीक कर देता है। आपने लिखा चौकी, उसने चौकी कर दिया। ये भी हमें पाए, लेकिन पता ही नहीं किसी को, जबकि 91 से चल, और इनका तो 2000 के बाद माइक्रोसॉफ्ट में चलता है। थिसॉरस देखिए, कोई शब्द आप लिखिए, उससे पहले सारे उसके पर्यायवाची शब्द क्लिक कर दिए, लाइन पूरी तरह आ जाएंगे। तो ये भी एक जो थिसॉरस है, तो इस ये भी सुविधा केवल यूनिकोड के कारण है। थैंक्स टू यूनिकोड वी हैव ऑल दिस नाउ। सॉर्टिंग, एक आखिरी चीज बता रहा हूँ, सॉर्टिंग क्या है। आपकी आश्चर्य की बात, हम डिक्शनरी बनाते हैं, सॉर्टिंग का प्रयोग नहीं करते। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में कैसे अरेंज होगी, इसका मतलब अब लाख शब्द होंगे तो आपको मैनुअली करेंगे सारा, और हर बार नए शब्द ऐड कैसे करेंगे, इसलिए सॉर्टिंग का हमें प्रयोग करना चाहिए। ऑटो कैट जैसे मैं उदाहरण दे रहा था, लेकिन मैं अभी नहीं दिखाऊंगा। एक बड़ी विचित्र चीज जो मैंने प्रयोग किया, जैसे विजय कुमार मल्होत्रा, मैं विदेश से रिटायर हो गया, मैंने कहा कब तक लिखूंगा पूर्व निर्देश, तो मैंने एक नया कॉन्सेप्ट इसमें ढूंढा, वो वी डॉट, और मैंने पूरा लिख दिया ऑटो करेक्ट में। मैं वी डॉट लिखता हूँ, मेरा पूरा नाम आ जाता है। ये भी प्रयोग एब्रिविएशंस का इसके अंदर संभव है। एक चीज जो अंतिम बात है, आखिरी बात, ये है अपना मल्टीमीडिया। आप जिसकी बात करते हैं, आप जमाना चला गया है, क्लासरूम टीचिंग संभव ही नहीं। कोरोना ने कुछ और कंट्रीब्यूशन हो, ये शुरू कर दिया है कि हम सब एनी टाइम एनीवेयर लर्निंग, ये सब कुछ संभव होगा यूनिकोड से, इसलिए बहुत आवश्यक है इन चीजों को। एक और बात करके 3 एप्लीकेशन से नाम ले रहा हूँ, केवल अंताक्षरी। हम इन चीजों का उपयोग क्यों नहीं करते हिंदी शिक्षण के लिए? इसमें हमने सब कुछ दिया, 12 साल तक DTV इसका प्रयोग करता है सारे विषयों में। इसमें हमने बहुत सारे दिए। हम पैरोडी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, चाहे मुझे कोई जंगली कहे या हो, हमने गाने इसके अंदर रखे हैं। मैं चुप रहूंगी फिल्म के, हमारी अपनी वेबसाइट है, उसको बाद में देख लीजिएगा। ये देखिए, मैं चला नहीं रखा। टंग ट्विस्टर्स, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को
चांदनी रात में चांदी की चम्मच से, ये इसका हम प्रयोग क्यों नहीं करते? यही तो खेल खेल में हिंदी सीखने की बात है। कोई फोटो शोटो हो जाए, अब ये इको वर्ड्स हम जानते हैं लेकिन कहीं हम नहीं सिखाते इन चीजों को। हमने इडियम प्रोवर्ब्स भी 10 रखे हैं कि अंधेरी नदी चौपट राजा, सब कुछ के बाद। धन्यवाद। थैंक यू सर का विषय बहुत अच्छा है, सर के पास बहुत खूबसूरत याद है। सर कल तक रहने वाले हैं हमारे साथ, कृपया सर से अवश्य बात करिएगा क्योंकि विषय अभी भी पूरा नहीं कर पाए। मैं हिमानी दीदी से आग्रह करूंगा, विनती करूंगा क्योंकि अभी हम सेशन के प्रेशर में, लेकिन जो लास्ट वक्ता है वो आ जाए तो उससे एकोमोडेट हो जाए। मेरा आप सबसे आग्रह, प्लीज हिमानी दीदी। मैं बिल्कुल सबको नमस्कार। मैं बिल्कुल समय व्यतीत ये माइक आपने बिल्कुल सही कहा टिमो जी, मेरी आवाज़ बुलंद है, हम इससे कहते हैं टीचर्स वॉइस। तो मैं न्यूजीलैंड में हूँ और वहाँ पे जो शिक्षण की पद्धति है वो एकदम ही अलग है। वहाँ पे बच्चों का कोई सिलेबस नहीं होता है, सिर्फ एक आउटलाइन होती है और टीचर्स उसे अपने आप डेवलप करती है, स्पेशली कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक। और अगर हम हिंदी सिखाते हैं तो हमें उनके साथ कदम मिला के चलना होता है, क्योंकि अगर हम बच्चों को पुराने हिसाब से हिंदी पढ़ाएंगे तो हमारे पास बच्चे हिंदी पढ़ने ही नहीं आएंगे। तो हमारा सबसे पहले उद्देश्य ये होता है कि हम बच्चों को आकर्षित करें अपनी तरफ। तो उसके लिए हम सहारा लेते हैं नवाचार का, और वो स्पेशली मैं कैसे करती हूँ, चूँकि मैं हाई स्कूल में मैंने पढ़ाई भी है न्यूजीलैंड में हिंदी, और मैं काउंसलर हूँ, तो मुझे मालूम है कि हर बच्चे की जो एक ज़रूरत होती है वो अलग होती है। आप हर किसी को एक मापदंड से नहीं सिखा सकते। उसके लिए हम पहेलियों का इस्तेमाल करते हैं। आईपैड पे हम जंबल अप करते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ, हाथी को हम जंबल अप करेंगे और वो बच्चों को देंगे, बच्चे उसे लगाएंगे और फिर हम उन्हें बोलेंगे कि अब इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करो और फिर आप उसमें रिसर्च करो, आप शोध करो, और शोध के बाद हम उन्हें वो हिंदी में बताते हैं। तो और उसके बाद हमारा एक ये होता है, आपके पास जो आईपैड है उसमें आप उसका चित्र बनाएं और उस चित्र में रंग भरें। तो हम एक साथ बच्चों को 4 चीज़ें सिखाते हैं, कलर भरना, उस जो एक हमने उनको शब्द दिया है उसका ज्ञान, और उस शब्द को कैसे एसोसिएट करना है उसका ज्ञान। तो ये सब चीज़ें हम सिर्फ संबद्ध कर पाए हैं नवाचार से। और भी मेरे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। अगर आपको कुछ जानना है आप मेरे पास आ सकते हैं और मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा माध्यम है। हम लोग बच्चे इतनी अच्छी बात लेके आते हैं जो शायद हम भी नहीं सोच पाते। अगर हम उनको वो थोड़ी सी उतनी सी, अगर हम उनके पीछे पड़े रहेंगे, नहीं तुम पहले क से सीखो, तो शायद मैं हिंदी को वहाँ जीवित ही नहीं रख पाऊँ। क्यों? क्योंकि तो न्यूजीलैंड बहुत नया देश है, वहाँ पे जो हम लोग हैं, हम लोग फर्स्ट जनरेशन माइग्रेंट्स हैं। तो बच्चों को और माँ बाप के पास भी उतना समय नहीं होता, तो उन्हें आकर्षक बनाने के लिए अगर वो क्लास में नहीं भी आते तो मैं उनको ये लेसन उनके घर भेज देती हूँ, जिससे कि वो सीखते हैं। और मैं आपको इतना बता दूं, इससे बहुत जागृति आई है हमारे जो कम्युनिटी है छोटी सी, और इससे हमारे हिंदी के प्रति लोगों का जो रुझान है वो बहुत बड़ा है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत महत्वपूर्ण है। दीदी ने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही, आप जो ट्रेडिशनल हिंदी को सीखने की परंपरा है उसकी जगह शायद इसको हम फंक्शनल हिंदी लिटरेसी की बात करते हैं। जैसी बात प्रारंभ में मुझे भी अनुमति मिली थी कि भाई बस स्टैंड जाना है, सब्जी खरीदना है, तो उसको ये मतलब है मैं चाइना जाता हूँ, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती क्योंकि उन्हें मेरी समझ में नहीं आती। मैं बस यही सीख लेता हूँ, ये रास्ता कहाँ जाता है, ये बस स्टॉप कहाँ है, ये कहाँ है, क्योंकि आप बाकी उनसे नहीं बात कर सकते। इसलिए फंक्शनल लिटरेसी मैं जानता हूँ कि इस वक्त जो हमारी सत्र की अध्यक्षता कर रही है वो बहुत वैसे विचार रखती है कि आपको हिंदी सीखना है तो हिंदी सीखना है, ये अनुवाद नहीं सीखना है। आप लोग अनुवाद सिखा रहे हो, मैं दीदी के साथ इन सेशन में रहा हूँ और इसलिए मैंने उस विषय पे जाऊँगा। हमारे बीच में एक अच्छे गंभीर वक्ता है, हम जैसे सारे वक्ताओं में से एक है। बालेंदु जी बहुत पहले से विश्वरंग से जुड़े हुए हैं, मैं सम्मान के साथ, जब से विजय सर जुड़े हुए हैं, जब से मैं जुड़ा हूँ, जब से दीदी जुड़ी है, तब से बालेंदु जुड़े हुए हैं। बालेंदु जी से आग्रह करूँगा समय जी, बहुत धन्यवाद। पहली बात तो ये कि शिक्षा जो है उसके बारे में हम अक्सर ये बात करते रहे हैं कि पेपरलेस कब होगी, बहुत समय से, लेकिन ज़माना इतनी तेज़ी से बदला है तकनीक की वजह से कि आज पेपरलेस तो हो ही चुका लगभग बहुत सारे स्थानों पर। बल्कि अब हम बात करते हैं लोकेशन लेस कब होगी, यानी स्थान से मुक्त कब होगी, तो वो बहुत बड़ा बदलाव आया है। वास्तव में तकनीक और शिक्षा का जहाँ तक प्रश्न है, ये एक शाश्वत बदलाव
शिक्षा के क्षेत्र में चलता आया है तकनीक की बदौलत। जैसे आप देखेंगे बहुत पुराने समय में, किसी समय में हम लोग बोलकर ज्ञान को स्थानांतरित करते थे। उसके बाद हमने लिखना शुरू किया, तो अपने आप में वो टेक्नोलॉजी थी कि लिखना आपने शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे आपकी प्रिंटिंग प्रेस आई, वो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी थी। थोड़ा और आगे बढ़े तो हमारे लिखने के तौर तरीके बदले, स्लेट का इस्तेमाल हुआ तो वो बहुत बड़ा एक बदलाव था शिक्षा के क्षेत्र में। पेन आया तो पेन बहुत बड़ा बदलाव था। छोटी छोटी चीज़ें जो आज हमको दिखाई देती है वो अपने आप में उस ज़माने की ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी थी, यानी एक तरह से कायाकल्प करने वाली तकनीकें थी। लेकिन आज का जो ज़माना है, आज के ज़माने की कायाकल्प करने वाली तकनीक कौन सी है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बुनियादी तौर पर मैं 2 भागों में इसको बांटूंगा। पहला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मूल रूप से उसको जिस रूप में हम जानते हैं उसके 3 भाग हैं। पहला है कंप्यूटर विजन, यानी कंप्यूटर देख सकता है चीज़ों को और देख कर उनको पहचान सकता है। उदाहरण के तौर पर हम OCR का प्रयोग करते हैं तो छपे हुए टेक्स्ट को हम स्कैन करते हैं, वो बदल जाता है टाइप किए हुए टेक्स्ट में, तो वो कंप्यूटर विजन हुआ। उसके बाद दूसरा है स्पीच, यानी ध्वनि का इस्तेमाल करना। बोलकर हम लोग टाइप करने लगे, टाइप किए हुए को कंप्यूटर पढ़कर सुनाने लगा, मोबाइल फ़ोन पढ़कर सुनाने लगा, तो ये दूसरी बात हुई। पहला कंप्यूटर विजन, दूसरा स्पीच, और तीसरा है लैंग्वेज। भाषा के मामले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत अद्भुत कार्य किया है, जिसका एक उदाहरण हम लोग देखते हैं, अनुवाद, मशीन अनुवाद। एक और नई चीज़ जो आई है इन दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत, वो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी हम जो बोलते हैं उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझने लगी है। एक नया बदलाव है। और इन सब के बाद अगर आप इन सारी चीज़ों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1.0 यानी 1.0 के रूप में देखें कि इसके भी 2 चरण हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। पहले चरण में ये सब किया हमने, अब दूसरे चरण में क्या? तो दूसरे चरण में आई है जनरेटिव AI, यानी सृजनात्मक कृत्रिम बुद्धिमत्ता। दोनों में क्या फ़र्क है कि जो पुरानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी, वैसे पुरानी नहीं है, वो भी बहुत नई है, लेकिन देखिए समय कितनी तेज़ी से बदल रहा है कि वो भी हमारे लिए पुरानी और नई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी हम विभाजित करने लगे। तो जो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो पहले से मौजूद चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ एक भाषा में, तो मेरी बोली हुई बात पहले से मौजूद है, उसको अनुवाद कर देती है या उसको वो स्पीच के रूप में अंकित कर देती है। कोई डॉक्यूमेंट मैंने एक अंग्रेजी का मेरे पास है, उसको अनुवाद किया तो एक अंग्रेजी का डॉक्यूमेंट पहले से था, उसका अनुवाद कर दिया। तो पहले से मौजूद चीज़ को ट्रांसफॉर्म करने वाली है पुरानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ट्रेडिशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब जो आई है सृजनात्मक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वो खुद क्रिएट करने में सक्षम है। पहले वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट नहीं करती थी, आप उसको पहले से कुछ देते थे, उसका वो रूपांतरण करती थी। ये बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो नई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसको जनरेटिव AI कहा जाता है, वो क्रिएट कर सकती है। और उसके साथ ही हम सबके बीच में अनगिनत आशंकाएं पैदा हो गई कि जब क्रिएट करने लगी है तो न जाने क्या क्या क्रिएट करने लगेगी। जो आशंका उसके भी अपने आंसर है, लेकिन किसी अन्य उसके भी अपने उत्तर हैं, लेकिन किसी अन्य सत्र में उसको करेंगे। लेकिन शिक्षा के संदर्भ में ये जो सृजनात्मक AI है, उसके 4-5 बहुत बड़े उपयोग हो सकते हैं। मैं सिर्फ एक व्यक्ति शिक्षक की दृष्टि में उसके 3-4 उपयोग बताऊंगा। पहला है करिकुलम बिल्डिंग। कोई शिक्षक अपना एक पूरा करिकुलम बनाना चाहता है हिंदी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसकी मदद कर सकती है। जैसे हम कहें कि इस करिकुलम को बनाने के लिए पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरी खाका बनाकर मुझे दो, तो वो सृजनात्मक AI दे देती है। आउटकम डिफाइन कर दीजिए, बना के दे देगी, वो दे देगी, डिफाइन कर देगी, वो बना कर दे देगी। तो पहली चीज़ हुई करिकुलम बनाना। दूसरा, आप चैप्टर बनवाना चाहें उससे कि उस करिकुलम में एक पहला चैप्टर मेरा ये है, तो वो चैप्टर भी आपको एक खाका बनाकर दे देगी, टॉपिक लिख दीजिए, यूनिट के बना के दे देगी, बनाकर दे देगी। तो ये दूसरा हुआ। तीसरा है सामग्री निर्माण। अब उसको पढ़ाने के लिए आपको सामग्री चाहिए ना आपको, तो वो टेक्स्ट बनाकर दे देगी आपको कि अच्छा ठीक है, प्रेमचंद पर आप करना चाह रहे हैं, प्रेमचंद पर 3 पैरा 4 पैराग्राफ का टेक्स्ट बना देगी। अब लेकिन उसके साथ साथ आपको और भी ज़रूरत है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको चित्र भी चाहिए, आप अपने संस्थान में किताब छापना चाहते हैं तो चित्र भी बना देगी। उसके बाद यदि आप उसको पढ़ाना चाहते हैं कक्षा में, तो आपको पावर पॉइंट चाहिए, तो वो पावर पॉइंट भी बना देगी, है ना। और उसके बाद अंत में आपको बच्चों की वो आपको उनका परीक्षण करना है, तो परीक्षण भी आपके लिए बना देगी और परीक्षण कर भी देगी। ये सारी चीज़ें मैं मेरे लैपटॉप में लाया था आपको दिखाने के लिए, लेकिन फिर कभी दिखाएंगे। तो वो पर्चे भी जांच देगी, प्रश्न पत्रों को भी जांच कर तुरंत परिणाम भी दे देगी, उसका जस्टिफिकेशन भी दे देगी कि किस व्यक्ति को, उसने किस छात्र को कितने कम अंक क्यों दिए और किसको ज़्यादा क्यों दिए। तो कुल मिलाकर लगभग ये जो हमारा शिक्षा का एक अध्यापक की दृष्टि में जितने चरण हैं, सभी चरणों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मदद कर सकती है। प्रश्न पैदा ये होता है कि हम उसके लिए कितने तैयार हैं।
हमें अपनी जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है और अपना स्किल इस क्षेत्र में कौशल अपना बढ़ाने की ज़रूरत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना गंभीर विषय है, इसको आगे के लिए मैं इसको बहुत यूज़ करता हूँ, MCQ बनाने में, क्वेश्चन बैंक बनाने में, सब में। हमारे जो विश्वविद्यालय में समूह है उसमें यहाँ FDP करता हूँ। वीडियो इतना अच्छा बनता है, स्क्रिप्ट इतनी अच्छी बनती है वीडियो की। वेद प्रकाश जी हम लोगों के बीच में, वेद प्रकाश जी जापान से आते हैं, उनका स्वागत करते हैं वेद प्रकाश जी। क्योंकि प्रारंभ में नहीं आ पाए वेद प्रकाश जी, समय की कुछ सीमा है, इसलिए आप विनती करेंगे समय का पालन। नमस्कार सभी को, मंच पर आसीन विद्वजन और सामने बैठे विद्वजन सभी को मेरा नमस्कार। मैं अपनी बात AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही लगता है सीमित रखूँ तो अच्छा है, ताकि समय के साथ भी न्याय हो, विषय के साथ भी न्याय हो। हिंदी शिक्षण से पहले थोड़ी सी बात हिंदी अनुवाद की। जापान में एक बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, अकुतोगावा पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार है जापान में। पिछले साल एक लेखिका को दिया गया वो सम्मान देने के वक्त उन्होंने बताया कि मैंने इसमें AI की मदद से लिखा है ये उपन्यास। मान लीजिए भारत में कोई उपन्यास कहानी लिखे और पता लगे तो सम्मान के समय वो बोल दे कि जो मैंने कहानी लिखी है इसको जो वनमाली सम्मान मिल रहा है और ये मैंने नहीं AI ने लिखी है, तो आप लोग की प्रतिक्रिया क्या होगी जाना जा सकता है। फिर उन्होंने बताया कि दरअसल मेरी कथा वस्तु में AI पात्र है। मैंने इसकी लगभग 30% सामग्री खुद नहीं लिखी है, AI से लिखवाई है। और उसके बाद जापानी में, उसके बाद उनकी प्रशंसा हुई, समर्थन में बहुत सारे लोग बोले। उन्होंने कहा ये नई तकनीक है, अगर इससे हम लोग मुंह चुराएंगे तो एक तरीके से कहें कि अपना मुंह एक तरीके से कहें मिट्टी में दबा कर कहेंगे कि हाँ कुछ भी नहीं है, मुंह दब आँख का तो कुछ ना ही। ऐसी बात नहीं हो सकती। जो हमारे सामने है हमें आँख खोल कर देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ है। दूसरा उदाहरण एक और देता हूँ। जापान में हिंदी जापानी का बहुत अच्छा कोश बनाया है कात्सुरो कोगा जी ने। लेकिन पिछले 4 साल से जो शब्दावली आई है कोविड के कारण, वो शब्दावली वो नहीं खोल सकते थे, नहीं पढ़ सकते थे, 90 के आसपास की उम्र है उनकी। तो उन्होंने ओसाका विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से संपर्क किया और कहा कि जो शब्दावली नई आई है मुझे वो ढूंढ कर लाने में, पढ़ने में कई वर्ष लगेंगे, लेकिन मेरी ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन मैं ये अपडेट करना चाहता हूँ ये कोश। और ये कोश हिंदी जापानी का कोश हिंदी अंग्रेजी ऑक्सफोर्ड के कोश से कहीं बड़ा है। तो विद्यार्थियों में से एक थे, उन्होंने कहा कि हाँ मेरे पास AI का सब्सक्रिप्शन है। उन्होंने किया कि जितनी शब्दावली कोविड के कारण आई है सिर्फ एक बार उन्होंने कहा और सारी हिंदी शब्दावली जापानी में होकर आ गई। उन्होंने लिस्टिंग बनाकर दे दी और उसके उदाहरण उन्होंने शब्दकोश में जोड़ने शुरू कर दिए। अब इसके बाद मैं आता हूँ हिंदी शिक्षण पर। हिंदी शिक्षण में AI की मदद और AI से चुनौतियाँ दोनों हमारे सामने हैं। अगर हम सारी चीज़ें जो पालेंदु जी ने बताई, अगर शिक्षक और विद्यार्थी सारी चीज़ AI से करने लगेंगे तो जो ह्यूमन टच है या पढ़ाना है या पढ़ना है उसकी अहमियत क्या रह जाएगी। हमें उसे सोचना पड़ेगा कि हमें उससे कितनी मदद लेनी है और कितनी उससे दूरी भी बनाए रखनी है। तो मदद के सिलसिले में वहाँ मदद लेनी है जहाँ पर आपकी सर्जना की ज़रूरत नहीं है, जहाँ मुझे लगता है आपको समय की बचाने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ पे याद करना है, जहाँ पे विद्यार्थियों को खुद रचना है, जहाँ पे विद्यार्थियों को पता लगना है 1 साल बाद उसको ये परीक्षा देनी है, वहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं कि AI से जो मदद ली है विद्यार्थियों ने उसको याद कितना किया है, कितना समझा है। सिर्फ AI उनको ये मदद देता है, जैसे हमने शुरुआत में ही उच्चारण का सिखाया या शब्द ज्ञान सिखाया, कोशिश की 1 साल में 2000 शब्द उनको सिखा दिए जाए। तो AI बहुत आसानी से शुरुआती संवाद देता है, शब्दावली देती है, क्रिया के जितने भी सरल रूप हैं शुरुआत से चरण बाय चरण जितने हो सकते हैं वो देती है। लेकिन विद्यार्थियों को AI से दूर रहना भी हम लोग सिखाते हैं कि देखिए आपको इसकी मदद भी लेनी है और आपको इससे बचना भी है। बचना कहाँ पे है? अनुवाद का काम मैं देता हूँ, अब थोड़ी बहुत जापानी में पढ़ लेता हूँ, पहले नहीं देता था, लेकिन जापानी का मैंने अनुवाद काम दिया। शुरुआत में मुझे नहीं पता चलता था कि वो अनुवाद खुद से नहीं करके लाते हैं और कक्षा में मैं देखता ही विद्यार्थी बहुत कमज़ोर है, अनुवाद इतना अच्छा कैसे आ गया। बाद में पकड़ में आया जब मैं भी खुद AI की मदद और गूगल ट्रांसलेशन की मदद लेने लगा, मैंने देखा कि अरे इसने हूबहू ट्रांसलेशन लिख दिया है। तो हमारी विभागाध्यक्ष ने कहा देखिए आप इसकी मदद लीजिए, ये पहला चरण है। आपको बाद में इसके शब्द मिल जाते हैं, अर्थ मिल जाते हैं, शब्दकोश की मदद से खुद से याद करके उसको बताइए कि कहाँ पे क्या गलती हुई है, कहाँ पे क्या आप जोड़ सकते हैं। और फिर मैं बोलता हूँ कि इन वाक्यों को परिवर्तन करो और बिना फ़ोन या AI किसी भी चीज़ की मदद से। बस एक वाक्य
अगर वो इसमें कर ले जाते हैं तो इसका मतलब है वो AI से दूरी बना रहे हैं, AI से उतनी मदद ले रहे हैं जितनी वांछित है। तो मुझे लगता है हमें दोनों पक्षों पे सोचना चाहिए, AI से मदद भी और उससे चुनौती जो मिल रही है उससे दूरी भी। नमस्कार, धन्यवाद। देखिए, हम लोग जिनको सुन रहे हैं वो भारत के निवास नहीं है। मेरे को हिंदी बोलना बहुत आसान है क्योंकि मैं भोपाल में हूँ। मुझे भोपाल के अलावा भोपाल में कोई और भाषी भी रहता है, तमिल, तेलुगु, मलयाली, वो भी हिंदी बोलते, इसलिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वेद जी ऐसे स्थान पर रहते हैं, लेकिन वेद जी का परिवार में शायद हिंदी बोली जाती होगी, सौभाग्य शायद उनकी पत्नी में, उनसे वो हिंदी में ही बात करते होंगे। या हमने अभी दीदी को सुना था, दीदी भी हिंदी बोलती होगी, परिवार में भी हिंदी में बात होती होगी, हिंदी में ही सुनते होंगे जिनको आप दीदी सुनाती होंगी। हम लोगों के बीच में अतिला दीदी है। अतिला जी हिंदी भाषी नहीं, उनका परिवार हिंदी भाषी नहीं, वो ऐसे राष्ट्र में पैदा नहीं हुई हैं। हम लोग अभी तक जितने लोग बोले वो राष्ट्र में पैदा हुए हैं जो हिंदी बोले। अतिला जी सिंगली है, ऐसे देश में रहती हैं जहाँ हिंदी को लेके विरोध ही है, बहुत स्पष्ट कहूँगा विरोध। तो उनके माता पिता सिंगली, ऐसा भी नहीं है कि कोई माता या पिता भारत से किसी तरीके से कोई संपर्क है। आपने अपनी रुचि से हिंदी सीखा, शिक्षक है, हिंदी सिखाती भी है, हिंदी की को जीती भी है। मैंने जब शुरू में पूछा तो बाद में मुझे बताया गया मुंबई होटल में कि वो हिंदी नहीं है, श्रीलंका से आई हूँ। मैं अतिला दीदी से आग्रह करूँगा कि वो इस विषय पर अपना बात रखें, सुनने में भी अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मंच को मेरा प्रणाम। और मैं क्योंकि AI की बात तो सभी लोग कह रहे थे, तो लेकिन मैं श्रीलंका के संदर्भ में बात करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने खुद हिंदी सीखी तो कितनी कठिनाइयों के साथ यहाँ तक आए और शिक्षण में क्या क्या नवाचार आए उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगी। तो क्योंकि शुरुआत में तो हमारे लिए बहुत मुश्किल था कि वहाँ पे किताबों की कमी, शिक्षकों की कमी, वो सभी कुछ रहा। और वहाँ पे पढ़ाने के लिए तो एक ही छाया प्रति को लेके उसी का फोटोकॉपी किया जाता था, वही छात्रों में बांटा दिया जाता था, उसके ऊपर लोग लिखते थे, वही दोबारा प्रयोग करते थे, तो समझ में नहीं आ रहा था असली चीज़ क्या है। लेकिन इसके बाद जो टाइपिंग का आया तो लोगों ने टाइप करके, तो ऐसे शिक्षक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भी थे, इनके पास बहुत साफ कॉपियाँ हैं करके। तो जब यहाँ इंडिया में आया करती थी, एक लेखक के कहानी ढूंढने के लिए मैं कभी कभी हिंदी बुक सेंटर पे पूरा दिन बिताया करती थी, वहाँ से एक लेकिन आजकल तो इतनी आसानी से नाम डाल दिया, सब कुछ आ गया, तो सब कुछ आसान हो गया। तो लेकिन अभी मैं ये बताना चाहूँगी, श्रीलंका में हिंदी परीक्षाएं, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की हिंदी परीक्षाएं बहुत सालों से हैं। तो लेकिन उनका ये था कि हमेशा रट के पढ़ के परीक्षा देने का था, तो परीक्षा पे परीक्षा पास करते जाने पर भी लोग हिंदी में बात नहीं कर पाते। लेकिन संयोग से 2016 से केंद्रीय हिंदी संस्थान की परीक्षाएं श्रीलंका में लागू हुआ, तो भाषा विज्ञान वैज्ञानिक काफ़ी उनके साथ जो आया, तो उसमें सबसे अच्छी बात हमें ये लगी कि बोलचाल की हिंदी मौखिक परीक्षा भी वहाँ होती थी। लेकिन आज भी हमें लगता है मौखिक हिंदी को लेके, क्योंकि माहौल बाहर नहीं है, इसलिए बहुत विद्यार्थियों के लिए कठिनाई होती है। तो इसलिए अभी हमने नया तरीका अपनाया। इसके लिए विजय कुमार मल्होत्रा जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी। उनका जो एड्यूटेनमेंट का कार्यक्रम है उसका हम बहुत प्रयोग करते हैं, तो उसमें हिंदी फिल्मी गाने, संवाद, उनको लेके हम हिंदी बोलचाल की हिंदी पे काम कर रहे हैं। लेकिन इससे भी पहले, जैसे मेरे भाई साहब ने भी कहा कि मैंने खुद पाठ्यक्रम बनाया, तो उसमें बोलचाल की हिंदी पे 25 के आसपास पाठ हैं। तो उसमें मतलब अनुवाद नहीं है, संरचना मैं हूँ। तो बच्चों को वो पहले वो स्ट्रक्चर मन में बैठा देते हैं कि किस तरह से होना है, इसके बाद अंदर आपको जो भी देना है तो उस हिसाब से करना है। तो अभी मुझे लगता है वो हाल ही में हमने वो यूनिवर्सिटीज़ में भी वो क्रैश कोर्सेज में जो साइंस
जो दूसरे विषय कर रहे हैं उनके लिए भी भाषात्मक ज्ञान देने के लिए हम करते हैं एक हफ्ते का पाठ्यक्रम। उसमें हमने प्रयोग करके देखा तो इस तरह से संरचना देके और गीतों से संवादों से करने से लोग काफ़ी अच्छे से बोलने लग गए हैं। तो मुझे लगता है अभी उस और हमें और काम करना चाहिए और भारतीय विदों से भी ये आग्रह है कि आप लोगों से हमें और मदद मिल जाए, पाठ्य सामग्री मिल जाए अभी तो, और आगे हमें हिंदी को आगे बढ़ा के जाने में मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों में से सबसे अच्छी हिंदी शायद तिला जी ने ही बोली होगी, हम लोगों ने भी अच्छी बोली है, लेकिन हम लोग बचपन से बोलते आए, मेरे मुंह से पहला शब्द माँ निकला मैंने तब नहीं उतना ध्यान दिया, लेकिन अतिला जी के मुंह से शायद नहीं निकला होगा। हमारे बीच में जिसको हमारी भाषा में बोला जाता है हिंदी के लोकप्रिय शब्द जजमान के रूप में यहाँ पर उपलब्ध है डॉक्टर अंजलि चिंतामणि जी। हाँ चिंतामणि जी, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा समय का विशेष ध्यान देते हुए धन्यवाद। तो हमें सुनना है। सभी ने तो तनाव डाल दिया मुझ में कि सब आप पर ही है अब, तो चलिए संक्षेप में बस कोशिश करूंगी। मॉरिशस भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं महात्मा गांधी संस्थान से वरिष्ठ प्रवक्ता हूँ, हिंदी विभाग से जुड़ी हूँ कई वर्षों से, और फिलहाल 2 सप्ताह से जो सृजनात्मक लेखन विभाग है वहाँ की अध्यक्षता संभाल रही हूँ। तो जहाँ पर हिंदी शिक्षण में नवाचार की बात होगी तो आप जानना चाहेंगे कि मॉरिशस के शिक्षण में कहाँ कहाँ क्या नयापन लाया गया है। तो शुरुआत अगर प्राथमिक से करें, और मेरा विषय वैसे था मॉरिशसीय परीक्षण के संदर्भ में, एग्जामिनेशन के संदर्भ में, लेकिन समय के चलते मैं इस पर ध्यान नहीं दे पाऊंगी, अन्यथा चीज़ें अधूरी रह जाएंगी। केवल इतना कहूँगी कि यहाँ पर जो अच्छी बात है प्राथमिक स्तर पर हिस्ट्री, इंग्लिश, फ्रेंच, मैथ्स, गणित, भूगोल के साथ साथ जो हिंदी और भारतीय भाषाएं हैं, उर्दू, तमिल, तेलुगु, मराठी और मॉडर्न चाइनीज़, उनको मान्यता प्राप्त है। वे को ऑप्शनल लैंग्वेजेस हैं, भाषाएं मानी जाती हैं। तो इंग्लिश, फ्रेंच और मैथ्स के अलावा अगर आपने भारतीय भाषाओं में अच्छा काम किया है तो आपको प्रांतीय स्कूलों में अच्छा दाखिला मिल जाता है, प्रवेश मिल जाता है। और अभी जो हमारी सहयोगिनी ने बताया कि परीक्षा में वैसे बच्चे पास तो हो जाते हैं, कहीं ना कहीं सफल हो जाते हैं, लेकिन 6 वर्षों के बाद, 9 वर्षों के बाद जब उनसे हिंदी में वार्तालाप किया जाता है, बातचीत की जाती है, तो वे 1 या 2 अच्छे वाक्य तक नहीं बोल पाते हैं। तो पिछले कुछ वर्षों से जो 6ठी कक्षा की परीक्षा है, नेशनल एग्जामिनेशंस, जिसे प्राइमरी स्कूल अचीवमेंट सर्टिफिकेट कहा जाता है, उसमें संप्रेषण कौशल को लेकर, कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर अब परीक्षाएं रखी जाने लगी हैं, ओरल एग्जाम्स। उसके अंतर्गत बच्चों से जैसे एकालाप, प्रश्नोत्तर होते हैं, एक विषय पर बातचीत होती है। इस नएपन से क्या हुआ, इस नयाचार से अध्यापकों के प्रति भी एक जिज्ञासा जागी, क्योंकि उनको पता है कि परीक्षा देनी है। तो छोटी ही कक्षाओं में इस तरह से बच्चों के साथ तैयारी की जाने लगी कि वे बोलचाल को भी कम से कम अब हिंदी में बोलना, संप्रेषण करना सीख जाएं। तो ये एक अच्छी पहल हुई है जो कुछ वर्षों से बहुत कारगर हो रही है, और इसके नाते बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 2018 में एक प्रोजेक्ट था, अर्ली डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम, जिसे हम टैबलेट प्रोजेक्ट भी कहते हैं, और प्राथमिक स्तर पर ग्रेड 5 और ग्रेड 6, कक्षा 5 और 6 के बच्चों को भारत सरकार के सहयोग से, हम नतमस्तक हैं भारत के प्रति कि हमेशा शिक्षण को लेकर हमें सहयोग मिलता रहता है। तो भारत की तरफ से ग्रेड 5 और ग्रेड 6 के बच्चों को टैबलेट्स प्रदान किए गए कक्षा में, और जहाँ पर इंग्लिश में या अन्य भाषाओं में जैसे टेक्नो पेडागोजिकल कंटेंट तैयार किया गया है, वैसे ही महात्मा गांधी संस्थान की तरफ से भाषा संसाधन केंद्र था उस समय, उसकी अध्यक्षता मैंने निभाई थी, और उस समय हिंदी, उर्दू और बाकी सभी भारतीय भाषाओं में रिसोर्सेज तैयार किए गए। आज खेद है कि प्रोजेक्टर नहीं है और मैं आप लोगों को दिखा नहीं पा रही हूँ, और इससे बहुत अच्छी पहल हुई कि बच्चों ने उत्सुकता दिखाई। कल माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि हमें उनकी तरह ट्रेडिशनल से हट के स्मार्ट क्लासेस की ओर बढ़ना है। तो ये पहल अच्छी हुई है। अभी ग्रेड 4-5 का कार्य चल रहा है, और 6ठी कक्षा की सामग्री महात्मा गांधी संस्थान में अभी तैयार की जा रही है। थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ते हैं और जहाँ असेसमेंट की बात होती है, उसमें एक ई असेसमेंट, जैसे बालेंदु जी ने अभी कहा कि AI के माध्यम से अब सब कुछ तैयार हो जाता है। चलिए, सुविधा हमें भी और मिल जाएगी आगे और नवाचार लाने के लिए।
लेकिन टैबलेट प्रोजेक्ट की सफलता क्या रही कि हर एक पाठ के बाद एक ई असेसमेंट है। बच्चे अपनी गति अनुसार अपने पेस से जितनी बार चाहें उस कार्य को कर करके कभी 60%, कभी 70 है, 80 है, ऐसे करके वे 100 अंक कमा सकते हैं। तो इसका एक अच्छा हमें पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है और उसी में थोड़ा नयापन लाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। 2018 में जब 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था तो स्वर्गीय प्रबुद्ध जन जो थी सुषमा स्वराज जी के कर कमलों द्वारा पुनः भारत सरकार का सहयोग प्राप्त हुआ और लगभग 34 हमारी पाणिनि भाषा प्रयोगशाला का उद्घाटन हुआ और वहाँ पर भी हमें संसाधन दिए गए जिसके माध्यम से अध्यापकों को, शिक्षकों को, यहाँ तक कि पर्यवेक्षकों को, सुपरवाइज सभी को हम प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। वे आते रहते हैं और स्टूडेंट सपोर्ट प्रोग्राम एक बना था। आपने अभी कोविड की बात की। कोविड के समय घर बैठे माध्यमिक स्तर के लिए एक स्टूडेंट सपोर्ट पोर्टल बना जिसमें संस्थान ने बहुत अहम भूमिका निभाई। यहाँ कितने शिक्षक गण हैं, मेरे सहयोगी गण हैं जिन्होंने रिसोर्सेज तैयार किए और टीवी पर प्रसारित हुए और आज उसका पोर्टल है। अगर आप चाहें तो ssp.moe.mu के नाम से हजारों की संख्या में हिंदी में माध्यमिक स्तर के लिए सामग्री उपलब्ध है। आप उसे देख सकते हैं और हर समय उसका प्रयोग भी अगर कर सकें तो सुविधा रहेगी। जी मैं समझती हूँ लेकिन काफ़ी चीज़ें मतलब छूट गई है। बस इतना कहूँगी कि हम लोग शिक्षकों को तैयार करते हैं और उनका जो प्रशिक्षण होता है उसमें भी ओरल एग्जामिनेशंस रखे गए हैं। कभी कभी पाया गया है कि अध्यापक भी मतलब शुद्ध हिंदी या अच्छी हिंदी नहीं बोल पाते हैं, तो ताकि उनकी नींव मजबूत हो तो उनके लिए भी ओरल एग्जाम्स अब रखे गए हैं जिसके कारण वे भी सजग हो गए हैं। साथ में अगर हम विश्वविद्यालयीय स्तर की बात करें, बस 1 मिनट और, विश्वविद्यालयीय स्तर की बात करें तो आजकल टेलकॉल आ गया है जो हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से संचालित है। ये बहुत बड़ी परियोजना है जहां हम ऑनलाइन टेलकॉल टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लर्निंग की बात कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि हम अपना फलक चौड़ा करना चाहते हैं कि न केवल मॉरिशस के लोग हिंदी सीख सकें, अफ्रीकी देशों से और विश्व के कोने कोने से भी अगर आप ऑनलाइन यहाँ एडमिशन लेना चाहें तो ऑनलाइन मोड पर आप विश्वविद्यालय में, महात्मा गांधी संस्थान में ये जो मॉड्यूल्स दिए जाते हैं उनकी परीक्षाएं भी आप दे पाएंगे। तो मुझे लगता है कि वह दिन दूर नहीं है, बस 1-2 सालों में ही ऐसा संभव हो जाएगा। और अंत में केवल इतना कहूँगी, काफ़ी चीज़ें छूट गई है, दिल तो करता है कि बताएं मॉरिशस में और क्या क्या हो रहा है। बस जहाँ पर चुनौतियाँ हैं, बहुत अधिक चैलेंजेस हैं, लेकिन जहाँ चुनौतियाँ होती हैं वहाँ संभावनाओं के द्वार भी खुल जाते हैं, पॉसिबिलिटीज़ के द्वार हैं। और जैसा कि टैगोर जी की जब हम लोग अभी शाम में जा ही रहे हैं तो उनका मानना था कि जो भारतीय भाषाएं हैं वे सब नदियाँ हैं और हिंदी महानदी है। तो हम उसी महानदी में गोता लगा रहे हैं, हम सभी जितनी लहरें आ रही हैं उनको पार करते हुए बस हिंदी का संवर्धन करते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं, आप समय की कमी के कारण 1-2 बातें मैं कहते हुए मान्यता जी से आग्रह करूँगा। पहली बात ये कि हिंदी हमारी मातृभाषा, मेरी मातृभाषा है, जिसकी भी मातृभाषा हिंदी है, गलती से भी उसका कहीं अपमान ना करते, कहीं गलती से भी उसके बारे में किसी गलत मिथ्या को प्रचारित ना करते। ये कह देते हैं 60 साल पुरानी भाषा है, कोई भाषा पैदा नहीं होती, कोई भाषा ऐसे नहीं डेवलप होती है भाषाएं। ऐसे बहुत सारी बातें जो हम हिंदी को खराब करने में, दूसरी भाषाओं को प्रमोट करने में लगा देते हैं। किसी दूसरी भाषा का अपमान नहीं करना, अपनी भाषा का सम्मान करना। हमारे बीच में कुमुद शर्मा दीदी मैडम है, अध्यक्षता कर रही है सदन की, इसलिए हम इसे सबसे वरिष्ठ में दीदी से आगे करूँगा, कृपया अपना समय लेते हुए। मंच पर मेरे सभी सहयोगीगण और इस सभागार में उपस्थित विभिन्न देशों से आए हुए हिंदी प्रेमी और विद्वज्जन, मंच से जो बातें हुई और जो निष्कर्ष निकल करके आए, तो उस समय मुझे, क्योंकि सूत्रों में ही मुझे भी अपनी बात कहनी है, मुझे 2 वाक्य बहुत याद आ रहे हैं जो मैंने अभी किसी शैक्षिक संस्थान का दौरा करते हुए वहाँ पढ़े थे, अंग्रेजी में थे वो। टेक्निक हैज़ बिकम द बॉन्ड बिटवीन मैन। दूसरा था लर्न इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मुझे लगता है कि विश्व के लोग इसके लिए बुरी तरह से तैयार हो चुके हैं। भले ही चुनौतियां हों,
लेकिन उन्हें इसमें संभावनाएं दिख रही हैं। और परिवर्तन सृष्टि का नियम है। हम हमेशा जो है जीवन को नया बनाना चाहते हैं। स्वाधीनता और नयापन साथ साथ चलता है। तख्ती पर हम कभी लिखा करते थे और आज आईपैड पर लिखने में ज़्यादा सुविधा है। टेक्नोलॉजी ने परिवर्तन तो बहुत किया है। जब हम इस विषय पर आते हैं, जो आज का विषय था, उसमें 2 उसके भाग थे। हिंदी शिक्षण में नवाचार और वैश्विक संदर्भ में प्रौद्योगिकी का प्रयोग। तो हिंदी शिक्षण में नवाचार की अगर मैं बात करूं, तो आप सब उसकी बात कर चुके हैं कि कैसे आप पहेलियों का प्रयोग करते हैं, कैसे आप पैरोडी का प्रयोग करते हैं, कैसे अंताक्षरी का प्रयोग, विजय जी ने ये बात कही। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जब हम भाषा शिक्षण की बात करते हैं, ख़ास तौर से हिंदी शिक्षण की बात करते हैं, और लगातार हम कह रहे हैं कि भाषा जो है केवल संप्रेषण नहीं होती, वो संस्कृति होती है। और ये भी बात आती है कि पूरे विश्वफलक पर हिंदी का शिक्षण गीतों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से होता है। और आप देखिए कि पिछली बार जब विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, फीजी गए, तो हमारे साथ बस में जो ड्राइवर महोदय थे, हमने उनसे पूछा कि आपको हिंदी आती है? तो उनका क्या, आई डोंट नो हिंदी। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो कहने लगे, दिल देखो क्या है वो गाना जो है, दिल देखो वो इतने अच्छे से वो गाने लगे। तो मुझे जब इस तरह की बातें होती हैं और इस मंच से भी हुई, तो मुझे महर्षि अरविंद योगी याद आए, जो कहते हैं कि संगीत, कविता और कला जो है वो एक तरह से आपकी आत्मा को पूर्ण रूप से शिक्षित करते हैं। निर्मल वर्मा हमारे यहाँ कहते हैं कि संगीत, कला, साहित्य ये क्या है? ये मनुष्य की निराकार आकांक्षा को साकार रूप देने का एक प्रयत्न है, जिसके माध्यम से आप विश्व के साथ एक संगति, लय और संवाद स्थापित करते हैं। मैं कोटेशन इसलिए कह रही हूँ कि संवाद, तो हिंदी किसी भी भाषा के शिक्षण में संवाद की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अभी यहाँ बताया गया कि 24 चैप्टर आपने तैयार किए, और हमारे यहाँ भी दिल्ली विश्वविद्यालय में जब विभिन्न देशों से हमारे विदेशी छात्र आते हैं पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले उनकी भी चिंता होती है कि बाजार में जाएंगे तो वो संवाद कैसे करेंगे, और वो काशी में जाएंगे तो संवाद कैसे करें। तो उनके लिए भी बहुत आसान और सुगम तरीका होता है कि इस तरह के चैप्टर्स बना लिए जाएं। तो इस तरह से वो संवाद के, और हम एक पूरा जो हम सिलेबस बनाते हैं, पाठ्यक्रम निर्माण करते हैं, उसमें हम एक पूरा का पूरा प्रश्न पत्र संवाद का रखते हैं, उसी मान की हम परीक्षा भी लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा विस्तार न देते हुए मैं अब बात बिल्कुल उस पर आती हूँ बिंदु पर, कि हिंदी भाषा शिक्षण में 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं जब हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। ये तो तय है कि टेक्नोलॉजी की जो यात्रा है, .com के हम बहुत सारे चरण देख चुके हैं, वो एक तरफा दरवाजे से की गई यात्रा है। आप चाहे भी तो आप पलट के पीछे नहीं लौट सकते हैं। और टेक्नोलॉजी को किसी ने कहा स्टीम रोलर है, अगर आप उसका पार्ट नहीं हैं तो आप सड़क का पार्ट हो जाएंगे और आप कुचल दिए जाएंगे। तो अगर टेक्नोलॉजी के साथ आप कदम ताल नहीं करेंगे तो हिंदी भाषा में, कोई भी भाषा के शिक्षण में आप बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे और पिछड़ पाएंगे। उसका इस्तेमाल तो आपको करना होगा, लेकिन उसके इस्तेमाल में भी कौन कौन से बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि भाषा शिक्षण में जब आप क्लासरूम की तैयारी कर रहे होते हैं तो सबसे पहली चिंता, सबसे पहली समस्या आपके सामने आती है कि आपकी आधार सामग्री क्या होगी, आप क्या लेकर क्लासरूम में जाएंगे, आप क्या पढ़ाएंगे। और जब हम वैश्विक संदर्भ में बात करते हैं हिंदी के शिक्षण की या प्रौद्योगिकी के प्रयोग की, तो बात आ भी गई है कि पाठ्य सामग्री का निर्माण हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से तो करेंगे, लेकिन हमको ध्यान क्या करना पड़ेगा कि मॉरिशस के लिए, त्रिनिदाद के लिए, फिजी के लिए, सूरीनाम के लिए जो पाठ्य सामग्री होगी वो पाठ्य सामग्री अमेरिका और यूरोप के लिए नहीं होगी, क्योंकि वहाँ की ज़रूरत फंक्शनल हिंदी की, जो आपने बात कही, प्रयोजन मूलक हिंदी की है। तो वहाँ की पाठ्य सामग्री बिल्कुल अलग होगी, वो एक हो ही नहीं सकती है। और दूसरी चीज़ है कि हमारे जो मॉडल है उसमें एक सांस्कृतिक मॉडल है कि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ जब आते हैं विद्यार्थी, तो हम पूछते हैं कि आप हिंदी क्यों पढ़ना चाहते हैं। आज से 20 साल पहले
मेरे विद्यार्थी, विदेशी विद्यार्थी कहते थे कि हम हिंदी इसलिए पढ़ना चाहते हैं क्योंकि हम भारतीय संस्कृति से प्रेम करते हैं, भारत से प्रेम करते हैं, भारत को जानना चाहते हैं, इसलिए हम हिंदी पढ़ना चाहते हैं। आज का विद्यार्थी जब ये प्रश्न होता है तो उसका उत्तर बिल्कुल बदल चुका है। वो ये कहते हैं, उनके उत्तर ना देखिए, वो ये कहते हैं कि हम हिंदी इसलिए पढ़ना चाहते हैं कि हमारे बॉस ने ये कहा है कि अगर आप हिंदी सीख कर आओगे तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। किसी का जवाब ये होता है कि मैं हिंदी सीखकर भारत में व्यापार करना चाहता हूँ। तो सुबह के सत्र में भी जनसंचार माध्यम में जो रोटी की बात आ रही थी कि आप कैसे अब हिंदी में लोग की सेवा बहुत हो गई और सेवा भी एक मिशन है, लेकिन हिंदी में सर्व करने की जो बात थी वो बाजार ने उसको बढ़ा दिया है। और जैसे जैसे भारत आर्थिक महाशक्ति बनकर के उभरेगा, आप यकीन मानिए भाषा के प्रति रुझान भी बढ़ेगा और उसको पढ़ने में दिलचस्पी भी आपकी पैदा होगी। और टेक्नोलॉजी के साथ नए नए जो नवाचार होंगे, इसमें नवाचार निश्चित रूप से होंगे। आज मानंद जी ने भी बात रखी और यहाँ से भी बात आई कि वेद प्रकाश जी ने भी कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब हम प्रयोग करते हैं तो जाहिर है कि ह्यूमन टच उसमें नहीं आएगा। तो ह्यूमन टच के लिए आप हैं ना, अगर आप एक प्रौद्योगिकी आपके पास है, कुछ आप उससे लीजिए, कुछ आप उसमें अपना जोड़िए और जोड़ करके एक आप सटीक और सही पाठ्यक्रम बच्चों के लिए तैयार करिए, चैप्टर उनके लिए तैयार करिए। क्योंकि हम जो भारत के लिए तैयार करेंगे, कई लोग कह रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड जो है कैरिकुलम वो नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता है वो। तो उसके लिए टेक्नोलॉजी की मदद से हम अमेरिका की संस्कृति में जाना चाहते हैं तो टेक्नोलॉजी की मदद से हम ChatGPT का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। और इसकी जो चुनौतियाँ हैं, संभावनाएं बाद में। एक चीज़ और मैं कह करके बात समाप्त करूँगी, 2:45 बजे। हाँ, वो ये है कि कई बार ये प्रश्न उठता है हिंदी शिक्षण में कि चूँकि टेक्नोलॉजी से हमें बहुत सारे यांत्रिक उपकरण उपलब्ध हो गए हैं, तो शिक्षण में क्या ज़रूरत है साहित्य को पढ़ाने की या साहित्य के पाठ की। तो मैं कहना चाहूँगी कि किसी इंजीनियर ने भी इस बात को कहा है कि जो शब्द है वो ऊर्जा का पात्र है और जो पुस्तक होती है वो बैटरी होती है। जब शब्दों को आप एक रचनात्मक आवाज़ में ढालते हैं, साहित्य में ढालते हैं, तो वो इतने प्रभावी हो जाते हैं, उसकी शक्ति इतना ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब उसी पाठ को लेकर, उसी टेक्स्ट को लेकर आप क्लासरूम में जाते हैं तो बलाघात पराघात के साथ इसको जब पढ़ाते हैं तो आप पढ़ाइए, टेक्नोलॉजी का प्रयोग कीजिए। आप यूट्यूब तो का नारा ही है, ब्रॉडकास्ट योरसेल्फ, वहाँ पे लेके आइए, लेकिन साहित्य का ज़रूर निर्माण कीजिए, चाहे वो जो एक निर्मित साहित्य है वहाँ से लीजिए, क्योंकि साहित्य का भी पैरामीटर बदल गया है, साहित्य के निर्माण के भी बहुत सारे ढंग बदल गए हैं। लेकिन आप साहित्य ज़रूर बनाइए टेक्नोलॉजी की मदद से और उसकी मदद से साहित्य का शिक्षण करिए। तो पेपरलेस शिक्षा होगी, लोकेशन फ्री शिक्षा भी होगी, लोकेशन मुक्त शिक्षा भी होगी, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ हिंदी का शिक्षण जो है पूरे वैश्विक फलक पर आगे बढ़े, इसी शुभकामना के साथ मैं भी इस समय सीमा में अपनी बात समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है, हम समय पे अपना सत्र खत्म कर रहे हैं। हम 3 सत्र पैरेलल चल रहे हैं, मेरे को लगता नहीं कोई और सत्र यहाँ समाप्त हुआ होगा। देखिए, मैं आखिरी कॉल के साथ इस सेशन को समाप्त करना चाहूँगा, फिर औपचारिकता हम करेंगे। हिंदी ने हमें बहुत कुछ दिया, हमें हिंदी को देने का समय है। कृपया थोड़ा समय हिंदी को दीजिए, शिक्षा को दीजिए, क्योंकि शिक्षा ने हमें बहुत कुछ, जिनने हमें कुछ दिया है, हिंदी ने दिया है, कृपया हिंदी को दीजिए। शिक्षा ने हमें कुछ दिया है, कृपया शिक्षा को दीजिए। सोसाइटी ने दिया है, सोसाइटी को दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बालेंदु जी इसका पूरा कह लीजिए समाहार उन्होंने मेरे कान में धीरे से कहा कि मैं इस पर एक कविता कहना चाहता हूँ, तो साहित्य की हूँ और मैं ज़रूर चाहूँगी कि वो अपनी। जी धन्यवाद, धन्यवाद। तो ये जो हमने चर्चा की उससे एक मर्म निकलता है, जिसको मैं अपनी कुछ पंक्तियों में कहना चाहूँगा कि घरों को नहीं, शुरुआत थोड़ा दूसरी तरह से करना चाहूँगा। नहीं नारों के दम पर एक भी सीढ़ी चढ़ेगी, नहीं नारों के दम पर एक भी सीढ़ी चढ़ेगी, नतीजे हम दिखाएंगे तभी हिंदी बढ़ेगी। नहीं नारों के दम पर एक भी सीढ़ी चढ़ेगी, नतीजे हम दिखाएंगे तभी हिंदी बढ़ेगी। गलों को फाड़ कर चाहे करें हम अनगिनत दावे, बनेगी मूक की आवाज़ तो हिंदी बढ़ेगी। और ठहर जाती हैं भाषाएं, ठहर जाती हैं भाषाएं नएपन से जो डरती हैं,
ठहर जाती हैं भाषाएं नएपन से जो डरती हैं, नवाचारों को अपनाए तभी हिंदी बढ़ेगी। और यह है तकनीक, कारोबार और विज्ञान की दुनिया, यह है तकनीक, कारोबार और विज्ञान की दुनिया, जो इनके साथ चल पाएगी तो हिंदी बढ़ेगी। बहुत बढ़िया, इससे अच्छा समापन इस सत्र का नाम नहीं हो सकता था। वालिद जी ने बहुत अच्छा किया, अध्यक्ष जी ने हमें अनुमति दी। मैं सबसे आखिरी में हमारे संगठन की विश्व की सहयोगी संस्था है डॉक्टर सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, उसके कुलपति माननीय हमारे साथ अरुण जोशी जी हमारे बीच में, मैं उनसे चाहूँगा कि 85 लोगों का, क्योंकि वो उस संगठन से जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, कृपया एक बार उनको ये स्मृति चिन्ह और एक गुलाब की। सर वेद प्रकाश जी हम लोगों के बीच में हैं। अंजलि मैडम, अंजलि चिंतामणि जी, आप मॉरिशस से ही हैं। सवेरे से पहली बार ये गुलाब अच्छे दिखे मुझे, सवेरे से जितनी गुलाब दिखे वो। वालिंदु जी जो है हम लोगों को मैंने आज प्रस्तुत किया, उसका कंसेप्ट सुना था, मेरा पीपीटी देखा था वालिंदु जी ने दिसंबर में जब भोपाल में थे, तो मैंने